हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सो यू ऑल आर गुड एंड सेफ. सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मिशन 2.0. एंड आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा जिसे हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इन जीएसटी, दैट इज रिफंड. वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. बहुत ट्रिकी चैप्टर है. कई लोगों को ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है. एंड मैंने पहले ही कहा कि इस मिशन 2.0 के अंदर मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि भले ही मैं 5 चैप्टर कराऊंगा, 8 चैप्टर कराऊंगा, लेकिन जो चैप्टर कराऊंगा मैं वो बहुत डिटेल में कराऊंगा और उससे रिलेटेड एक एक रूल को हम लोग डिटेल में समझेंगे. उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे. राइट? ठीक है. तो एज यूजुअल क्लास के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग उन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे. ठीक है जी. चलो, वेरी वेल डन. अब इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है? देखिए, इस चैप्टर को ना हम कुछ हिस्सों में ब्रेक करने जा रहे हैं. ठीक है. और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. और हिस्से जब हम ब्रेकअप करेंगे ना, तो हर पार्ट को हमें अलग तरीके से पढ़ना है. ठीक है ना? और जो मेरे बताए गए तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेगा, ट्रस्ट मी, आप अपनी लाइफ में इस चैप्टर को नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है. ठीक है जी. ठीक है सर. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सर, ये जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो रिफंड, हमें पहले तो ये समझाओ कि किन केसेस में रिफंड अराइज होता है. सबसे पहले तो यही समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर किसी भी पर्सन का जो कि रजिस्टर्ड इन जीएसटी है उसका रिफंड अराइज होगा. है ना? क्योंकि जब तक हमें यही नहीं मालूम कि हमारा रिफंड बनेगा या नहीं बनेगा, तो अप्लाई कैसे करना है ये तो बात की बातें हैं. ठीक है ना? तो पहले हम उन केसेस को समझेंगे कि वेदर व्हाट आर दोज केसेस जहां पर आपका रिफंड बनता होगा. फिर हम समझेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द रिफंड. फिर हम समझेंगे कि डिपार्टमेंट उसकी ग्रांटिंग कैसे करेगा. तो इस तरह से हम इस चैप्टर को कवर अप करेंगे. क्लियर है? यस सर. तो रिफंड कौन कौन सी सिचुएशन में अराइज हो सकता है, एक बार ये जरा लिखना शुरू करेंगे. देखिए, पहली सिचुएशन है, मान लीजिए कि आपका कुछ पैसा ई कैश लेजर में पड़ा हुआ था. ठीक है ना? ई कैश लेजर में आपका कुछ पैसा पड़ा हुआ है अनयूटिलाइज्ड, और आप चाहते हो कि यार ये जो पैसा ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है यूज तो हो नहीं रहा, तो मैं इसको विड्रॉ करना चाहता हूँ, रिफंड चाहता हूँ. ठीक है? तो आप लिख लीजिए, पहला है, जो भी हमारा अनयूटिलाइज्ड बैलेंस होगा, हाँ जी, अनयूटिलाइज्ड बैलेंस होगा किसमें? ई कैश लेजर में. ठीक है सर. दूसरा, कई बार हमारे पास ई क्रेडिट लेजर में भी कुछ पैसा अनयूटिलाइज्ड पड़ा होता है. तो लॉ कहता है, अगर आपका कोई भी पैसा ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है जो कि अनयूटिलाइज्ड है, या कोई भी पैसा ई क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है जो अनयूटिलाइज्ड है, तो आप इन सभी को क्लेम कर सकते हो एज रिफंड. ठीक है सर. इसके अलावा मान लीजिए कि आपने टैक्स पे करा है ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अब आप सबको मालूम होगा कि एक्सपोर्ट्स को हम जीरो रेटेड बोलते हैं. ठीक है? और उसमें दो चॉइसेस होती हैं. एक, कि आप टैक्स पे करो एंड देन बाद में उस टैक्स का रिफंड क्लेम कर लो, नंबर 1. दूसरा, अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि आप एक्सपोर्ट करो अंडर बॉन्ड या एलयूटी साइन करके. उस केस में जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज आपने लिए होते हैं उनका आपको टैक्स का क्या मिल जाएगा? रिफंड. तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स जो कि पे किया जाएगा ऑन इनपुट या इनपुट सर्विसेज जिन्हें आप यूज करते थे फॉर जीरो रेटेड सप्लाईज के अंदर. ठीक है ना? ठीक है सर. सर, और कौन से केसेस हो सकते हैं जहां पर हमारा रिफंड बनेगा? लिखो, पांचवा केस, ऐसा हो सकता है कि हमने टैक्स सरकार को पे कर दिया हो ऑन दैट सप्लाई जो या तो हमने दी ही नहीं, वो सप्लाई जो कि नॉट गिवन, या फिर वो सप्लाई जो कि हमने दी तो सही लेकिन थोड़ी डेफिशिएंट थी. मतलब हमने किसी से मान लो पैसा लिया एडवांस में फॉर द पर्पसेस ऑफ सप्लाई, और वो जीएसटी हमने गवर्नमेंट को जमा भी करा दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमने वो पूरी सप्लाई दी ही नहीं.
तो डेफिशिएंट सप्लाई के केसेस में भी अगर आपको लगता है कि कुछ अमाउंट आपको उस व्यक्ति को वापस करना पड़ेगा, तो प्रोपोर्शनेटली आप टैक्स का क्या क्लेम कर सकते हो? रिफंड। वेरी गुड सर। और क्या होता है सर? कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम लोगों को लगा कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है और हमने लेट्स से सीजीएसटी, सॉरी, हमें लगा कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है और हमने पे कर दिया सीजीएसटी और एसजीएसटी। बाद में पता चला कि वो क्या थी? इंटर स्टेट थी और हमें पे क्या करना था? आईजीएसटी। तो हु विल टेल मी व्हाट विल हैपन नाउ? क्या हम सीजीएसटी का क्या क्लेम करेंगे? रिफंड। और व्हाट वी विल डिपॉजिट? आईजीएसटी। तो आप एक का रिफंड क्लेम करके दूसरे को डिपॉजिट करा सकते हैं। सर और कौन सा केस हो सकता है? सर और हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने टैक्स को पे करा है ऑन प्रोविजनल बेसिस। तो कोई भी पर्सन अगर टैक्सेस को ऑन प्रोविजनल बेसिस पे करता है एंड एट द टाइम ऑफ फाइनल असेसमेंट ये पता चला कि आपने प्रोविजनली ज़्यादा पे कर दिया था, तो क्या आप एलिजिबल फॉर रिफंड हो जाएंगे? बिल्कुल। सो देर आर लॉट्स ऑफ केसेस वेयर अ पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर क्लेमिंग रिफंड। एक और केस लिख सकते हैं इसके अंदर, वो था हमारा जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं जिनको हम यूआईएन इशू करते थे, याद करो। जिनको हम क्या इशू करते थे? यूआईएन, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, एम्बेसीज। तो ये सारे वो लोग थे जिनको इनवर्ड सप्लाईज पर जो भी इन्होंने टैक्सेस पे करे होते हैं उसका इनको रिफंड मिल जाता है। तो इनको भी रिफंड के लिए इसी चैप्टर में यानी कि सेक्शन 54 में आना पड़ता है। क्लियर है? यस सर। तो हमने पहला क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझा कि व्हाट आर दी केसेस वेयर रिफंड जो है वो आपका अराइज होगा, क्योंकि जब तक मेरा रिफंड नहीं बनता सो देर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग कि हमारा वो रिफंड कैसे अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है? यस सर। सो अब हम यहां से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर रिफंड। रिफंड कैसे अप्लाई किया जाता है? ठीक है जी, रिफंड को कैसे अप्लाई किया जाता है? देखिए इस चैप्टर को ना मैं 4 हिस्सों में ब्रेक करने जा रहा हूं। लिखो, इन नॉर्मल केसेस रिफंड कैसे अप्लाई होगा, अलग प्रोसेस है। ठीक है। एक्सपोर्ट के केसेस में रिफंड के लिए हम थोड़ा अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड अगर आपको चाहिए तो अलग प्रोसेस होगा। और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और एनी अदर पर्सन विच आर नोटिफाइड इन सेक्शन 55 जिन्हें रिफंड ऑफ इनवर्ड सप्लाईज का मिलता है उसका अलग प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर हमें 4 प्रोसेसेस पढ़ने हैं बेटा। ठीक है। अब इनमें से ना जो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है ना वो है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। बच्चों को लगता है बड़ा आसान है, सेक्शन 54(3) दिया हुआ है बस पढ़ लो इसको। नहीं, इसके साथ आपको रूल्स भी पढ़ने हैं। ठीक है। और उसके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने हैं। तो आज की क्लास में हम ये 3 खत्म करेंगे। ठीक है। ये 3 हम खत्म करेंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी बुक खोल लीजिएगा कि आपका 90% चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। लेकिन वो जो 10% पोर्शन जो कि कहने को आपकी बुक में दिया होगा जस्ट फॉर 10 लाइंस का, लेकिन जब मैं उसको इलैबोरेट करूंगा ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो वो पोर्शन जो है ना हम पूरी एक क्लास लगाएंगे डे आफ्टर टुमारो। क्लियर है जी? यस सर। तो हम रिफंड के चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे। सिर्फ एक पोर्शन मैं छुड़वा दूंगा जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा बहुत इन डेप्थ में। क्लियर है या नहीं? यस सर। और इस पे क्वेश्चन भी करेंगे जो सीएस में आया था, जो सीए फाइनल में आया था, जो सीएमए में आया था। सारे क्वेश्चन मैं आपको खुद कराऊंगा, कोई होमवर्क नहीं दूंगा, मैं ही कराऊंगा सारे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूंगा तो आप उसको छू भी नहीं पाओगे। क्लियर है? यस सर। तो ये वाला पोर्शन हम आज नहीं करेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम आज पोर्शन को खत्म करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो लिखेंगे जरा, रिफंड ऐसे लिखना, हाउ टू अप्लाई रिफंड इन जनरल। इन जनरल हम रिफंड कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है जी? तो देखो, इसको आपने क्या करना है,
दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, ठीक है। अगर तो आप रिफंड ऑफ ई कैश लेजर क्लेम कर रहे हो तो इसमें नो रिफंड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। याद रखना, आपको कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको रिफंड क्लेम करना है उस अनयूटिलाइज्ड अमाउंट का जो आपके ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है सर। इन अदर केसेस, इन अदर केसेस तो लॉ यहां पर क्या बोलेगा कि जो भी पर्सन रिफंड के लिए अप्लाई करेगा उसको लगानी होगी एक एप्लीकेशन इन द फॉर्म जीएसटी RFD 01। कितने समय में? विद इन 2 years फ्रॉम रेलिवेंट डेट। नाउ व्हाट इज रेलिवेंट डेट समझाऊंगा, आज ही समझाऊंगा, ठीक है जी। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल एप्लीकेशन इन द फॉर्म GST RFD 01 विद इन 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट। मेरे ख्याल से सबको यहां तक समझ आ रहा है? एक बार नोट करते जाइए साथ साथ, और अगर जिनकी स्पीड कम है तो साथ साथ फोटो खींचते रहिएगा, ठीक है ना। फटाफट से करेंगे। अब बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, आपने कहा यहां तो रिफंड एप्लीकेशन लगेगी, इसमें क्या होगा? तो लिख लीजिए, इसमें आपको क्लेम करना होगा रिफंड इन रिटर्न जो आप फाइल करोगे अंडर सेक्शन 39 में, ठीक है जी। तो यहां पर रिफंड क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न जब भरोगे ना उसी में ही आप क्लेम कर लेना, तो यहां पर आपका रिफंड प्रोसेस कंप्लीट। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, ठीक है जी। ठीक है सर, फटाफट से नोट करते रहिए। अब यहां पर लॉ क्या कहता है? यहां पर लॉ क्या कहता है कि अगर आप ई कैश लेजर का रिफंड क्लेम करेंगे थ्रू योर रिटर्न, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट इन द फॉर्म GST RFD 02 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल दे दी जाएगी, ठीक है जी। आपको एक एक्नॉलेजमेंट दे दिया जाएगा इन द फॉर्म GST RFD 02 ऑन द कॉमन पोर्टल इन केस ऑफ ई कैश लेजर। जैसे ही आप रिटर्न में ई कैश लेजर का रिफंड इंडिकेट करोगे, वहीं पर आपको एक्नॉलेजमेंट उसी समय कॉमन पोर्टल पर आ जाती है। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, लेकिन इन एनी अदर केस, क्योंकि आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, तो अब पीओ को ना ये फॉरवर्ड की जाती है। ये जो एप्लीकेशन होती है ना, दैट इज बीइंग फॉरवर्डेड टू दी प्रॉपर ऑफिसर, जो क्या करता है विद इन 15 दिन वेरीफाई करता है करेक्टनेस ऑफ एंड कंप्लीटनेस ऑफ दिस एप्लीकेशन। वो चेक करता है कि ये एप्लीकेशन सही है या कंप्लीट है या नहीं है, और उसके लिए वो कितना समय लेता है? 15 दिन। अच्छा, अगर उसको लगता है कि एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ ठीक था, तो वो क्या करेगा? GST RFD 02 क्या एक्नॉलेजमेंट इशू कर देगा? बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? डेफिशिएंसीज। तो वो डेफिशिएंसीज को कम्युनिकेट किया जाता है GST RFD 03 के अंदर, ठीक है जी। और जब वो डेफिशिएंसीज आपको कम्युनिकेट हो जाती हैं, तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, दैट्स इट, ठीक है जी। आपको क्या लगानी पड़ती है? फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। आई होप सो क्लियर टू एवरीवन। हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए जो रिफंड में इन जनरल जाएंगे, ठीक है। उनके लिए मैंने आपको बता दिया देयर आर 2 सिचुएशंस। अगर वो रिफंड ऑफ ई कैश लेजर अप्लाई कर रहे हैं, तो देयर इज नो नीड फॉर फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन। In that case, only you have to claim refund through your return filed under section 39, और GST RFD 02 का एक्नॉलेजमेंट आपको कॉमन पोर्टल पे मिल जाएगा। खत्म हो गया, ठीक है। इन एनी अदर केस आपको रिफंड एप्लीकेशन लगानी है GST RFD 01 के अंदर, एंड जब भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे
तो वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी टू द पीओ, जो कि विद इन 15 दिन वेरीफाई करेगा कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो वो जीएसटी आरएफडी 02 के अंदर आपको इशू कर देगा एक्नॉलेजमेंट। अदरवाइज अगर डेफिशिएंसी पाई गई तो वो डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करेगा थ्रू जीएसटी आरएफडी 03। वंस डेफिशिएंसी आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू यू, तो कीपिंग इन माइंड दोज डेफिशिएंसी यू नीड टू फाइल द फ्रेश एप्लीकेशन फॉर रिफंड दोबारा से। क्या यहां तक क्लियर? ठीक है। बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्नॉलेजमेंट? ये एक्नॉलेजमेंट क्यों दी जाती है? तो आइए पढ़ते हैं जरा, एक्नॉलेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। लिखिए 54(7) क्या कहता है कि पीओ को रिफंड ऑर्डर पास करना पड़ेगा। पीओ शेल पास रिफंड ऑर्डर। 54(7) कहता है पीओ को क्या पास करना होगा? रिफंड ऑर्डर पास करना होगा। लिख लीजिए विद इन 60 डेज, और ये रिफंड ऑर्डर पास किया जाता है अंडर सेक्शन 54(5) में। कितने दिनों में? विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि कंप्लीटेड होनी चाहिए इन ऑल रिस्पेक्ट। ना प्लीज समझेंगे जरा, देखो वो कहता है कि 54(7) में पीओ के पास एक ऑब्लिगेटरी है कि उसको 60 डेज के अंदर रिफंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 54(5) फाइल करना होगा, ऑर्डर पास करना होगा, और वो 60 दिन कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विच इज कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब पंगा सुनो क्या होता है। पंगा ये है कि मान लेते हैं, हाँ जी, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि आपने एप्लीकेशन दी, भाई आपने एप्लीकेशन लगा दी जीएसटी आरएफडी के अंदर ऑन 1 अप्रैल को आपने एप्लीकेशन लगा दी। लेकिन अब लॉ कहता है कि भैया ये डेट ऑफ रिसिप्ट नहीं मानी जाएगी। डेट ऑफ रिसिप्ट कब मानी जाएगी? ध्यान से सुनो, जिस दिन तुझे एक्नॉलेजमेंट आएगी ना, उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर ही डेट मेंशन होगी कि दैट डेट विल बी टेकन एज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो एक्नॉलेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या है? वेयर पीओ इज एक्नॉलेजिंग दैट कि आई हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन विच इज कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट ऑन दिस डेट। तो वो जो डेट यहां पर दिखेगी ना, वहां से 60 डेज काउंट करने हैं हमें फॉर द पर्पसेज ऑफ पासिंग ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है सर। अब अगला सिचुएशन देखेंगे जरा। 54(5) मैंने पहले ही बोला कि रिफंड ऑर्डर पीओ को 54(5) में पास करना होता है। तो रिफंड ऑर्डर कहां पास होता है? सेक्शन 54(5) में पास होता है। अब रिफंड ऑर्डर डेफिनेटली तभी पास होगा जब पीओ इज सेटिस्फाइड कि रिफंड बनता है, बिल्कुल। लेकिन अब लॉ कहता है कि जब भी पीओ को सेटिस्फेक्शन होगी, किस बात की? कि जो रिफंड है वो अराइज होगा, यानी कि जो रिफंड है वो एलिजिबल है। तो कितनी अजीब सी बात है कि पीओ क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा उस पैसे को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। यानी कि जो आपका अमाउंट ऑफ रिफंड है ना, वो आपको ना देकर कहां चला जाएगा? कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा, आपको नहीं दे। बच्चा कहता है सर ये क्या ड्रामा है? अगर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाना था तो फिर मुझे ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे पैसा मिला ही नहीं, और मैं तो पैसा लेने ही गया था। बात तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब वन थिंग इज वेरी श्योर, इवन इफ पीओ इज सेटिस्फाइड दैट आपका रिफंड बनता है, तो भी एक्चुअल में आपको रिफंड ना मिलकर कहां चला जाता है? वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाता है। द रीजन इज डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। इनडायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट हमेशा कौन सा डॉक्ट्राइन लगाती है? डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। क्यों लगाती है? प्रैक्टिकली समझेंगे। गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया जी, जो तूने इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार को पे करे थे, वो तूने अपनी जेब से नहीं करे थे, वो कंज्यूमर्स की पॉकेट से पे करके दिए थे। तूने कंज्यूमर की जेब से पैसे निकाले और गवर्नमेंट को पे करे, तो वो पैसा एक्चुअली में तेरा जेब से नहीं गया, वो कंज्यूमर की जेब से गया है। तो ऐसे में रिफंड तुझे देने का मतलब क्या? अनजस्टिफाइड वे में तुझे रिच बनाना होगा।
तो इसीलिए वो रिफंड तुझे ना देकर हम कहां लेके जाएंगे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। तो ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस का रिफंड याद रखो हमेशा कहां चला जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाता है। तो फिर बच्चा कहता है फिर ये चैप्टर तो यूजलेस चैप्टर है। नो, इट इज नॉट यूजलेस। नाउ सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 में हमें बताए गए हैं वो केसेस जहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट जो है that will not be applicable. So there are situations where this doctrine will not be applicable. Please समझिए ध्यान से। There are cases where this doctrine will not be applicable. Now you tell me where this doctrine will not be applicable, क्या refund will be granted to you? Answer is yes. क्या समझ आ गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू एज अ कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हुज एवर इज वाचिंग दिस क्लास, प्लीज मेक श्योर कि हमें अपने क्लाइंट का रिफंड एप्लीकेशन तभी लेके जाना है अगर 54(8) में अगर वो फॉल करेगा तो, क्योंकि 54(8) में वो केसेस हम लोग पढ़ेंगे जहां पर डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होता है, मतलब रिफंड ग्रांटिंग हो जाती है। क्लियर है? यस सर। तो अब हमें पढ़ने हैं वो केसेस जो कहां गिवन है, सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 में गिवन है। पढ़े, आइए देखते हैं जरा। सेक्शन 54(8) मेरे को अननेसेसरी लगता है कि इसको लिखवाने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, तो मैं अगर आपको यहीं से पढ़ा दूं तो शायद आपको जल्दी समझ आ जाएगा, है ना। मैं लिखूंगा एक एक केस तो इट विल टेक टाइम, तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड पे हम लोग टाइम लगाएं रादर देन लिखने पे। आइए देखते हैं जरा। और ये मैं केसेस जो है ना आपको पहले इन सभी केसेस की इंटेंशन में आपको बता देता हूं। केसेस जिन पे डॉक्ट्राइन नहीं लगता वो कौन से केसेस होते होंगे, वेयर बर्डन ऑफ टैक्स इज नॉट बीइंग शिफ्टेड टू द एंड यूजर या टू द बायर, यू कैन से। जहां हम ये प्रूव कर सकें क्या कि टैक्सेस मैंने खुद बियर करे थे इसीलिए मैं रिफंड लेने आया हूं, तो गवर्नमेंट हम पर, याद रखना, डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं करती। क्लियर है? तो वो कौन कौन से केसेस होते हैं जहां पर एक्चुअल में टैक्स बर्डन शिफ्ट नहीं होता, वो हम चेक करेंगे। पहला, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। आराम से देखेंगे। इसका मतलब लॉ कह रहा है कि अगर तेरी किताबों में कोई आईटीसी पड़ा हुआ था, इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ था जो कि अनयूटिलाइज था, जब तुम उसका रिफंड क्लेम करते हो ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डॉक्ट्राइन नहीं लगाएंगे। रीजन आपको मालूम है। बताओ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन सा अमाउंट होता है जो एक्चुअल में आप नहीं पे करा होता है सप्लायर को, समझ रहे, आपकी ही जेब से जाता है। व्हेन यू पे टू द सप्लायर देन ओनली वो जीएसटीआर 1 भर के क्या वो आपको 2A में शो करके आपके क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर होता है। यस। तो मेरा क्वेश्चन है क्या आईटीसी का जो भी बैलेंस था क्या वो एक्चुअल में बॉर्न बाय सप्लायर ही होता है? बिल्कुल, क्योंकि सप्लायर उस समय क्या होता है, रिसिपिएंट होता है। ऑल्दो मैं सप्लायर हूं लेकिन जब मैं इनपुट सर्विसेज लेता हूं तो क्या मैं रिसिपिएंट बन जाता हूं? यस। और रिसिपिएंट के हैसियत से क्या वो टैक्सेस मैंने ही बियर करे थे? बिल्कुल सही। दूसरा, रिफंड उस टैक्स का जो कि पे किया गया था ऑन सप्लाई विच वाज नॉट प्रोवाइडेड। मतलब मान लीजिए मैंने एक बैच अनाउंस कर दिया और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, और ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशंस अगर मैं कहूं कि बैच कंटिन्यूड ही नहीं हो पाया, तो क्या जो पैसा मैंने बच्चों से लिया और सरकार को टैक्स पे कर दिया, जब वो सप्लाई ही नहीं दी तो क्या मुझे बच्चों को वापस देने पड़ रहे हैं? और जब मैं बच्चों को वापस दे रहा हूं तो क्या मैं सरकार से भी रिफंड क्लेम करूंगा? यस और नो? बिल्कुल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, ध्यान से सुनना। क्या? फॉर विच इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। लॉ कहता है कि भैया जी हम तेरे को टैक्स का रिफंड दे देंगे इन रिलेशन टू दैट सप्लाई जो तूने नहीं प्रोवाइड करी या जब तूने पार्शली प्रोवाइड करी होगी। शर्त क्या है कि तूने उससे रिलेटेड क्या नहीं इशू किया होना चाहिए? इनवॉइस। अब बच्चा कहता है सर ये क्यों बोला उन्होंने? तो रीजन सुनो। क्योंकि अगर मैंने इनवॉइस इशू कर दिया होता तो हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनवॉइस वो आदमी क्या ले चुका हो? आईटीसी।
तो सरकार कह रही है भैया तूने मुझे दिया, मैंने उसको आईटीसी दिया, तो मैं तुझे रिफंड दूं, तो मेरी जेब से तो दो बार चला गया, एक बार आईटीसी और एक बार तुझे रिफंड। तो भैया पहले तो इंश्योर कर ले कि तूने उसको इनवॉइस तो नहीं दिया था। मैंने कहा सर हाँ तो दिया था मैंने तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर रिफंड वाउचर दिया होना चाहिए साथ में। तो अगर तूने इनवॉइस नहीं दिया बात खत्म हो जाती है, ठीक है। और अगर इनवॉइस दिया था तो साथ में क्या इशू होना चाहिए, रिफंड वाउचर, वेयर अ रिफंड वाउचर हैज बीन इशूड फॉर विच इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। खत्म हो गई बात। और अगर इशू हुआ था तो अलोंग विद दैट क्या इशू होना चाहिए, रिफंड वाउचर भी इशू होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। तो बी और सी दोनों क्लियर हो गए? यस। रिफंड ऑफ टैक्स इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 77, मतलब जहां पे हेड की गलती हुई थी, हमने गलती से सीजीएसटी पे कर दिया, देना था आईजीएसटी, तो अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या सीजीएसटी का रिफंड लेके मैं वापस आईजीएसटी पे करूंगा, मेरी जेब में तो आएगा नहीं, तो फिर वहां पे डॉक्ट्राइन लगाने का कोई मतलब भी नहीं था। ठीक है सर। तो आउट ऑफ टोटल 5 केसेस 3 हमने पढ़ लिए हैं। आई एम होप सो कि आपको क्लियर हो गया है। ठीक है। फिर वो कहता है द टैक्स और इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट पेड बाय द एप्लीकेंट इन विच ही हैज नॉट पास्ड ऑन द इंसिडेंट्स टू एनी अदर पर्सन, मतलब प्रूव कर दो कि जो तूने टैक्सेस या इंटरेस्ट हमें पे करे थे उसका इंसिडेंस तुझे किसी अन्य व्यक्ति पे ट्रांसफर नहीं करा है। अगर तुम प्रूव कर दोगे तो हम आपको इमीडिएटली रिफंड दे देंगे विदाउट अप्लाइंग डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है। अगर टैक्स या इंटरेस्ट बॉर्न बाय सच अदर पर्सन या एप्लीकेंट एज गवर्नमेंट में, यानी कि ये नोटिफाइड क्लास है, नोटिफाइड क्लास के लिए लॉ कहता है कि हम हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ लोगों को नोटिफाई कर दे जिन पर हम डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं करेंगे। क्या यहां तक क्लियर हो गया या नहीं? तो आउट ऑफ 5 मैंने आपको, सॉरी आउट ऑफ 6 मैंने 5 पढ़ा दिया, ओनली 1 इज लेफ्ट, एक रह गया हमारा। अब ये एक जो रह गया ना, इसको बस ध्यान से पढ़ना है, मैंने बड़ी इंटेंशनली जो है वो आपके लिए लास्ट वाला छुड़वाया है, तो आई वांट कि इस पर बड़ा फोकस करके पढ़ना है हमें। देखो क्या, रिफंड ऑफ टैक्स विच इज पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब इफ यू आर क्लेमिंग रिफंड ऑफ दैट टैक्स विच यू हैव पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप सबको मालूम होगा कि इफ यू आर एक्सपोर्टिंग एनीथिंग सो डेफिनेटली वी आर डीमिंग इट एज इफ यू आर नॉट ट्रांसफरिंग द बर्डन ऑफ टैक्सेस ऑन द इंपोर्टर्स। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट कहती है वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी विल गिव यू रिफंड ऑफ दोज टैक्सेस इमीडिएट बेसिस पे विदाउट अप्लाइंग डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। या फिर इनपुट और इनपुट सर्विसेज used in making such zero rated supplies, matlab there are two ways if you remember, one where we are paying tax in a proper manner in case of final goods, ठीक है जी, और वहां पर हम लोग टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्लेम कर सकते हैं। और कई बार अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था अंडर बॉन्ड या एलयूटी, इन दैट केस जो इनवर्ड सप्लाईज हमने ली होती है उससे रिलेटेड टैक्सेस का क्रेडिट हमारी किताबों में पड़ा रहता है, तो उसको भी आप यहां पर क्या ले सकते हो, रिफंड क्लेम कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक है सर, ओके फाइन। तो ये हमारा केसेस हो गया जहां पर डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होता है। तो जितना मैंने पढ़ाया आई एम वेरी श्योर 54 सबसेक्शन 1 you need to apply, 54 subsection 7 order shall be passed within 60 days from the date of receipt of application completed in all respect, 54(5) refund order will be passed once PO is satisfied कि yes refund बनता है, but in that case amount will be transferred to consumer welfare fund, 54(8) the cases where doctrine of unjust enrichment will not be applicable and you will get your refund on immediate basis। क्या सबको क्लियर है? यस सर। तो अगर हमने मोटा मोटी तौर पे देखें सो 54(1) हमने कर लिया, 54(5) कर लिया, 54(7) कर लिया, 54(8) कर लिया। ठीक है जी, तो 4 सबसेक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है सर। अब कुछ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनेंगे क्या। अब होता क्या है, नॉर्मली जब हम रिफंड क्लेम करते हैं ना, अब कई लोग क्या करते हैं 200 रुपये का रिफंड क्लेम कर लेते हैं कि सर मेरा ना 200 रुपये का रिफंड बनता है वो मुझे दे दो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो ये छोटे छोटे केसेस में अगर हम ऐसे लगे रहे फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो अब इन्होंने क्या करा, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया
54 सब सेक्शन 14 में इन्होंने कहा देखो ऐसा है, notwithstanding anything contained, no refund under subsection 5 or subsection 6 shall be paid to the applicant if amount is less than 1000. इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लेमिंग रिफंड कितना होना चाहिए, 1000 CGST एंड 1000 SGST. इन शॉर्ट ये CGST एक्ट पढ़ रहे हो तो दे आर टॉकिंग अबाउट CGST, और SGST एक्ट के अंदर दे विल टॉक अबाउट SGST. तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट जो आपको रिफंड क्लेम कर सकते हो, दैट इज 1000 CGST एंड 1000 SGST. अब मेरा क्वेश्चन आया एक पेपर के अंदर, सपोज करो दो लोग थे A और B, ठीक है जी, दोनों का टैक्स लाइबिलिटी जो था ना वो 1800 रुपये था. इसका इंट्रा स्टेट था तो इसका CGST 900 और SGST 900 था, और इसका इंटर स्टेट था तो इसका IGST पूरा ही 1800 था. और मान लो बोथ आर एलिजिबल फॉर रिफंड, बताओ किसको मिलेगा, जल्दी बताओ. सर B को मिल जाएगा. क्यों? मैंने पहले ही बोला CGST में लिखा हुआ 1000, SGST में 1000 और IGST में भी कितना 1000. सो आपको लग रहा है ना गड़बड़ हो गई. तो इसको तो बेनिफिट हो गया कि 1800 रुपये का रिफंड मिल जाएगा, लेकिन इसका 1800 के होने के बावजूद नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली 1000 रुपये से कम है. तो आपको ध्यान रखना ये 1000 रुपये की जो वैल्यू है वो इंडिविजुअली CGST और SGST के लिए सेपरेटली देखी जा रही है, ये ध्यान रखना आपने. ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया. तो 54 सबसेक्शन 14 मिनिमम अमाउंट ऑफ रिफंड कितना होना चाहिए, 1000 रुपीज. इससे अगर कम हुआ तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब आपको याद है CTPs और NRTPs की कहानी? किसी को याद हो CTPs और NRTPs के लिए आपको क्या पढ़ाया गया था? CTPs और NRTPs के लिए आपको ये पढ़ाया गया था कि ये वो लोग होते हैं जिनको प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है. एंड इफ यू रिमेंबर तो इन लोगों को जो रजिस्ट्रेशन दिया गया था वो टेम्परेरी दिया गया था. चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ कितने दिनों के लिए. वेरी वेल डन. जितने दिन के लिए ये अप्लाई करेंगे, और मैक्सिमम कितना, 90 डेज. क्या आपको याद है कि इनको एडवांस भी पे करना पड़ता था? यस. और मैंने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ये बताया हुआ है कि जो भी एडवांसेस ये लोग पे करते हैं ये डायरेक्ट उनके ई-कैश लेजर में चला जाता है. ठीक है, जहां से फिर इसको ये यूज करके एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी पे कर देते हैं. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इनके ई-कैश लेजर के अंदर कुछ सम पड़ा हुआ है जो कि अनयूटिलाइज है, और ये उसका क्या करना चाह रहे हैं, रिफंड क्लेम करना चाह रहे हैं, तो अब लॉ ने बहुत क्लियरली कह दिया कि NRTPs और CTPs को क्रेडिट मिल जाएगा, सॉरी रिफंड मिल जाएगा. लेकिन कब? अगर जब तक उन्होंने एंटायर पीरियड जिसके लिए वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला था, फर्निश्ड ऑल रिटर्न अंडर सेक्शन, उन्होंने अगर उस पीरियड की सभी रिटर्न्स भरी हैं तो ही उनको रिफंड मिलेगा. अगर उन्होंने उस पीरियड की सभी रिटर्न्स नहीं भरी होंगी तो फिर उनको ये रिफंड ग्रांट नहीं किया जाएगा. ध्यान रखना. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. तो मेरे ख्याल से नॉर्मल पर्सन का तो प्रोसेस पूरा खत्म हो गया हमारा. ठीक है. बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट. तो वो रेलेवेंट डेट क्या होती है? देखो मैं रेलेवेंट डेट अभी पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बट यस मैं आपको समझाने के लिए रेलेवेंट डेट पढ़ते कैसे हैं मैं आपको दिखा देता हूं. ये देखिए रेलेवेंट डेट क्या होती है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग रेलेवेंट डेट क्या होती है? देखिए रट्टा मारने से तो समझ आएगा नहीं. रेलेवेंट डेट का मतलब वो डेट होती होगी जिसमें हमें ऐसा लगता होगा, हमें पता चल जाता होगा कि यस मेरा रिफंड बनता है, उसके बाद ही तो मैं अप्लाई करूंगा. बिल्कुल. तो रेलेवेंट डेट वो डेट है जिस दिन मेरे पास राइट टू क्लेम रिफंड आ जाता है. जिस दिन मेरे पास राइट टू क्लेम रिफंड आ जाता है उसको रेलेवेंट डेट बोलते हैं. ठीक है ना. अब मैं आपको सिचुएशंस देता हूं, आप खुद सोचिएगा. ठीक है, थोड़ा सा पहले इजी सिचुएशन देता हूं ताकि आप इसको खुद भी पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सको. ध्यान से देखेंगे. वेयर टैक्स इज पेड प्रोविजनली अंडर दिस एक्ट या रूल्स मेड देयर अंडर. बताओ रेलेवेंट डेट क्या होगा? मान लो आपने टैक्सेस को पे कर दिया ऑन प्रोविजनल बेसिस. माय क्वेश्चन इज कि व्हाट विल बी द रेलेवेंट डेट. सोचिए प्रोविजनली हमने पे करा इन द मंथ ऑफ जनवरी और 28 अप्रैल को फाइनल असेसमेंट होती है
और पता चल जाता है कि मेरा रिफंड बनता है। तो मुझे बताओ मेरे पास एंटाइटलमेंट ऑफ रिफंड किस दिन आई है सर? 28 जुलाई, जून, जो भी मैंने बोला, वहां से क्या 2 ईयर का पीरियड हम लोग काउंट करेंगे फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन? यस। तो देखो जरा, द डेट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर फाइनल असेसमेंट देयर ऑफ। सिंपल हो गया ना? ठीक है सर। अगर रिफंडेबल बन रहा है ड्यू टू एनी जजमेंट, डिक्री एटसेट्रा, तो जिस दिन वो ऑर्डर कम्युनिकेट किया जाएगा, क्या उसी डेट से 2 साल के अंदर क्या मुझे अप्लाई करना होगा? बिल्कुल। आप समझ रहे हैं ना? इंटेंट को समझिए। आपका रेलेवेंट डेट का मतलब है द डे व्हेन एक्चुअल में यू वर हैविंग राइट टू क्लेम रिफंड। तो जिस दिन मेरे पास राइट आएगा, क्या उसके विद इन 2 ईयर ही क्या मैं रिफंड एप्लीकेशन में अप्लाई करूंगा? क्या सबको क्लियर हो गया? वेरी वेल डन। सो बेसिकली ये इस तरह से रेलेवेंट डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो बीच में मैं फिर आऊंगा लौट कर, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। बताओ एक्सपोर्ट के केस में रेलेवेंट डेट क्या होगी? जिस दिन आप डिस्पैच करोगे या जिस दिन वो एक्सपोर्ट हो जाएगा? जिस दिन एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि वो एक्सपोर्ट किस दिन माना जाता है? तो देखो, अगर तो आप सी या एयर से कर रहे हैं तो फिर उस केस में लॉ कहता है द डेट जब वो शिप या एयरक्राफ्ट जो है वो लीव करेगा इंडिया को, यानी कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को, जिस दिन वो लीव करेगा, क्या ये मान लिया जाएगा कि वो एक्सपोर्टेड हो चुका है? यस। और उसी दिन मेरे पास एंटाइटलमेंट फॉर रिफंड आ जाएगा। अगर आप लैंड से कर रहे हैं तो जिस दिन आप फ्रंटियर क्रॉस करेंगे। अगर आप पोस्ट से कर रहे हैं तो जिस दिन गुड्स dispatch of goods by the post office concerned to the place outside India. So these are those dates when you will be having right to claim refund, and once you are having right within 2 year from that day, क्या आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना होगा? दैट्स ऑल। क्या सबको क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं जरा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। इन केस ऑफ एक्सपोर्टर्स के लिए जरा हम बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था एक्सपोर्टर्स के लिए, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नॉर्मल, और एक आईटीसी के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम एक्सपोर्टर्स के लिए बात करना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं जरा। देखिए एक्सपोर्टर्स क्या कहते हैं, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। एक्सपोर्टर्स का क्या मानना था? देखिए एक्सपोर्टर ये कहते हैं कि सर हम लोगों ने एक्सपोर्ट जब करना है ना, तो हमारे को बहुत सारी वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, और ऐसे में अगर आप इतना इतना समय लगाओगे रिफंड देने में, 60 दिन की बात कर रहे हो आप, तो सर फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने समय तक अगर एक्सपोर्टर के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो अगला एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे लेगा? तो ऐसे में इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा, तो उन्होंने कहा जनरली तो ऑर्डर 60 डेज में ही आएगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स को हम एक प्रिविलेज देने जा रहे हैं। 54 सब सेक्शन 6, ध्यान से पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 54(5). 54(5) में क्या लिखा था? पीओ ऑर्डर पास करेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। 60 दिन लगाएगा वो। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब बिना उस प्रोविजन को अफेक्ट किए हुए। द पीओ मे इन केस ऑफ एनी क्लेम ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेट सप्लाई। अब जीरो रेट सप्लाईज दो ही होती है, आप सबको याद होगा, एक एक्सपोर्ट होती है और दूसरा जब हम एसईजेड को देते हैं, डीटीए टू एसईजेड। ये आप लोगों ने आईजीएसटी एक्ट में मीनिंग ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई पढ़ा हुआ है। यस सर। ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज में बी नोटिफाइड। मतलब कुछ लोगों की कैटेगरी बनाई है जिनको हम प्रोविजनली नहीं देंगे, और वो कौन सी कैटेगरी है उसको हम रूल 91 में समझेंगे अभी। On a recommendation of the council, refund on provisional basis 90% of the total amount so claimed। मतलब 90% जितना वो क्लेम करेंगे हम उनको पे कर देंगे, excluding the amount of ITC provisionally accepted। Now this is very important। मतलब
हम जो आपको क्लेम देंगे वो 90% उस आईटीसी का नहीं होगा जो हमने प्रोविजनली एक्सेप्ट किया था। प्रोविजनली समझते हैं ना सर, याद करो रूल 36 सब रूल 4 मैंने क्या पढ़ाया था, जितना क्रेडिट क्लियर है, क्लियर क्रेडिट है, जो क्लियर क्रेडिट है वो तो मिल जाएगा, अनक्लियर का हमें 5% ऑफ द क्लियर मिल जाता था ऑन प्रोविजनल बेसिस, याद है। तो मेरा क्वेश्चन है, जो अनक्लियर क्रेडिट का भी आपको कुछ अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर में गया हुआ है, वो उसका 90% हम नहीं कवर करेंगे। तो 90% सिर्फ किसका, क्लियर क्रेडिट का। अब यहां पे क्लियर क्रेडिट का मतलब क्या है, समझ आ रही है, जो प्रोविजनली नहीं है, जो जीएसटीआर 2A में बाय डिफॉल्ट आया ड्यू टू फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 बाय द सप्लायर। क्लियर है, ठीक है सर। इन सच मैनर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड फाइनल सेटलमेंट जो होगा वो आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द एप्लीकेंट, वो हम 54/5 यानी कि पूरे 60 डेज लेंगे। 90% हम प्रोविजनली दे देंगे, बाकी हम बाद में हिसाब करेंगे जब 60 दिन के बाद ऑर्डर आएगा। क्लियर है, यस सर। अब थोड़ा सा इसको अगर डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो इसके लिए अब हमें रेफर करना होगा रूल नंबर 91। ठीक है जी, आइए। हाँ जी, अब रूल 91 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे जरा। कहते हैं द प्रोविजनल रिफंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 54 शैल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जो भी पर्सन क्लेम करेगा रिफंड ड्यूरिंग एनी पीरियड 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द टैक्स पीरियड। देखिए लॉ कहता है कि पहली बात तो ना हम ना ये प्रोविजनल डिफॉल्टर्स को नहीं देंगे। अब बच्चा कहता है सर डिफॉल्टर कौन होता है, जैसे मान लीजिए कि आप क्लेम कर रहे हैं लेट्स से फॉर द टैक्स पीरियड जनवरी 2021, ये आपका टैक्स पीरियड था जिसका आप रिफंड क्लेम कर रहे हो। तो वो क्या कह रहा है, इसके इमीडिएटली 5 साल पीछे चले जाएंगे हम, और हम चेक करेंगे कि क्या उस व्यक्ति को कोई प्रोसिक्यूशन तो नहीं मिला था फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अब दिस एक्ट तो बच्चा कहता है सर क्या बात कर रहे हो, 5 साल पहले तो हो सकता है जीएसटी ही नहीं था, वेरी गुड, या फिर अंडर एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ का यहां पर मतलब जीएसटी नहीं है, एग्जिस्टिंग का मतलब है जो उस समय एग्जिस्टिंग हुआ करता था, लाइक एक्साइज वगैरह। वेयर द अमाउंट टैक्स इवेडेड एक्सीड 250 लाख, मतलब 2.5 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका टैक्स पीरियड के जो प्रीसीडिंग 5 साल थे उसमें हम चेक करेंगे आपका ट्रैक रिकॉर्ड कि कहीं आपको अंडर दिस एक्ट और अंडर एग्जिस्टिंग लॉ कहीं कोई प्रोसिक्यूशन तो नहीं मिला था इन रिलेशन टू एनी अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन वेयर इवेजन वाज मोर देन 2.5 करोड़ रुपए। तो सर फिर हम आपको नहीं देंगे ये। फिर वो कहता है कि अगर ऐसा केस नहीं है तो फिर पीओ क्या करेगा, आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द क्लेम एंड एविडेंस सबमिटेड इन सपोर्ट देयर ऑफ प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड, अगर वो हो जाता है कि रिफंड बनेगा तो वो आपको क्या करेगा, एक ऑर्डर पास कर देगा जीएसटी आरएफडी 404 के अंदर सैंक्शनिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन प्रोविजनल बेसिस विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट याद है ना, एक्नॉलेजमेंट के विद इन 60 दिन ऑर्डर आना था, लेकिन आपको यहाँ पे 7 डेज के अंदर ही क्या आपको ऑर्डर आ जाएगा कि यस हम आपको रिफंड दे रहे हैं ऑन प्रोविजनल बेसिस, वो भी कितना 90%। और जैसे ये आ जाएगा उसके बाद एक पेमेंट एडवाइस आ जाती है, पेमेंट एडवाइस आती है जीएसटी आरएफडी 05 के अंदर फॉर अमाउंट टू बी सैंक्शन एंड सेम शैल बी इलेक्ट्रॉनिकली क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। तो बस हो गया काम, ठीक है जी, फिनिश। तो एक्सपोर्टर का मैंने पहले ही बोला था एक स्पेशल केस हमें पढ़ना है, आई होप सबको क्लियर हो गया है। यस सर, तो नॉर्मल भी हमें समझ आ गया, एक्सपोर्टर का भी समझ आ गया। अच्छा, जब हम डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना, तो मैंने कहा था कि आपको प्रूव करना पड़ सकता है कि आपने बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो किसी अन्य व्यक्ति पे ट्रांसफर नहीं करा। तो वो प्रूफ कैसे करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें एक सेक्शन 54 सब सेक्शन 4 पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस टू बी फर्निश्ड। वो कहता है कि भैया अगर आप चाहते हो कि तुम पे डॉक्ट्राइन ना लगे तो आप पहले से ही क्या करो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस फर्निश कर देना। अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस किस चीज के है कि आप ये प्रूव कर रहे हो कि आपने जो भी सरकार को पे करा था उसका बर्डन आपने किसी अन्य व्यक्ति पे ट्रांसफर नहीं करा था, इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको देना पड़ेगा।
तो वो क्या कह रहा है, द एप्लीकेशन शैल बी accompanied by such documentary evidences as may be prescribed to establish that the refund is due to the applicant, and such documentary or other evidences including document referred under this as applicant may furnish to establish that the amount of tax and interest, if any, which is paid on such tax in relation to which refund is claimed was collected from or paid by him, and the incidence has not been passed on to any other person. आपको अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने पड़ेंगे. हो सकता है कि आपको अदर एविडेंसेस विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 33 में, अगर आपने इनवॉइस का चैप्टर नहीं पढ़ा तो जब पढ़ोगे तो आप देख लेना, सेक्शन 33 के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको वहां पर प्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं. ठीक है, कहो तो मैं आपको वो भी लिखवा देता हूँ. हाँ जी, तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर है. सेक्शन 33 में आपने लिखना है, लिख लीजिए, दिस इज टैक्स इनवॉइस या एनी अदर लाइक डॉक्यूमेंट्स. अब लाइक डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, लाइक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एटसेट्रा. ठीक है ना, ठीक है सर. तो ये आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे इन केस अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो तो अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, ताकि आप पे डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई ना हो. लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि अगर आपका रिफंड लेस देन 2 लाख रुपए है, जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हो, अगर वो 2 लाख से कम है, तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट लगाने के बजाय आप खाली डेक्लरेशन फाइल करो तो भी चलेगा. मतलब shall not be necessary for the applicant to furnish documentary evidences, as he may file declaration also based on the documentary certifying that incidence of tax and interest has not been passed on to any other person. तो 54(4) का जो ऑब्जेक्टिव है वो समझो कि आपको अलॉन्ग विद एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इंसिडेंस जो था टैक्स का वो आपने किसी अन्य व्यक्ति पे ट्रांसफर नहीं करा, वो आपने खुद बियर करा है. ठीक है, और अगर आपका अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम 2 लाख से कम है तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना लगाकर खाली आप डेक्लेरेशन फाइल करेंगे तो भी सफिशिएंट मानी जाएगी. क्लियर है? ठीक है सर. तो मेरे ख्याल से अब आप ध्यान से देखो, तो हमने बहुत सारे सेक्शंस कर लिया. हमने एक्सपोर्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है. ठीक है ना, आइए वो भी कवर कर लेते हैं. तो ऊपर हेडिंग डालेंगे जरा, रिफंड ऑफ टैक्सेस ऑन इनपुट. लिख लीजिए, रिफंड ऑफ टैक्सेस ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज बाय स्पेशलाइज्ड एजेंसीज टू whom UIN has been granted or who are notified in section 55. ठीक है जी, जो इसके अलावा जो सेक्शन 55 में नोटिफाइड होंगे उनकी भी हम यहां पे स्पेशलाइज्ड वे में बात करेंगे. ठीक है जी, तो आइए देखते हैं जरा. सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 रेड विद रूल 95. पढ़िए क्या लिखता है. कुछ भी नहीं है यार, बच्चों वाला है, बिल्कुल बच्चों वाला. जैसे बाकी लोगों के लिए तो हमने पढ़ा था कि उनको रिफंड एप्लीकेशन लगानी पड़ती है विद इन 2 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, है ना. लेकिन इनके लिए ऐसा नहीं है, इनको लगानी पड़ती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सप्लाई वॉज रिसीव्ड. याद रखना 54(2) में वो लोग थे जिनको इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना था क्योंकि उनको टैक्स पे करना है. इनका रजिस्ट्रेशन इसलिए हुआ था क्योंकि इनको अपनी इनवर्ट सप्लाईज पर क्या मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है. तो इनका जो मेन, जिस वजह से ये लोग UIN लेते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेते हैं, द ओनली रीजन वॉज टू क्लेम रिफंड. तो इसीलिए इनका प्रोसेस भी अलग है. तो अब लॉ कहता है कि जितने भी इस तरह के लोग हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UNO, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज या एनी अदर पर्सन जो सेक्शन 55 में नोटिफाइड होगा, इन लोगों को भी रिफंड एप्लीकेशन लगानी पड़ती है. लेकिन इनको एप्लीकेशन लगाने के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया दैट वाज बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज रिसीव. मतलब जिस क्वार्टर में आपने वो सप्लाई ली होगी उसके एंड से विद इन 6 मंथ आपको अप्लाई करना होगा. और इनके लिए जो फॉर्म नंबर होता है वो होता है GST RFD 10. हमारे लिए एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर होता है GST RFD 01 और इनके लिए होता है 10.
जैसे हमारा एक्नॉलेजमेंट होता है 02, इनका भी एक्नॉलेजमेंट 02 ही है, एक्नॉलेजमेंट 02 है, लेकिन एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर GST RFD 10 है, ध्यान रखना। ठीक है जी, ठीक है सर। अब इनको ना जब रिफंड अप्लाई करते हैं ना ये, तो इनको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती है। पहला कि इनको अपनी एक स्टेटमेंट भी लगानी होती है अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाई इन द फॉर्म GST R11। यानी कि जब भी ये रिफंड अप्लाई करेंगे तो इनको एक GST R11 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ ऑल इनवर्ट सप्लाईज भी वहां पर बतानी पड़ती है। इन पे कंडीशन क्या है कि इनको अगर रिफंड चाहिए तो इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि इन्होंने जो भी सप्लाई लिया था दैट वाज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, अंडरस्टूड है, और वो भी अंडर टैक्स इनवॉइस, यानी कि बिना टैक्स इनवॉइस के अगर इन्होंने लिया होगा तो सर सॉरी आपको यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा। अनरजिस्टर्ड से लिया होगा तो भी नहीं मिलेगा। उसमें GSTIN और UIN एज द केस में भी आपका लिखा होना चाहिए, यानी कि वो इनवॉइस पर क्या लिखा होना चाहिए, पढ़ लीजिए। द इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ वर रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट टैक्स इनवॉइस, नेम एंड GSTIN या UIN ऑफ एप्लीकेंट मेंशन होना चाहिए इनवॉइस के ऊपर, एंड सच अदर रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई और होंगी तो वो भी हम आपको बताएंगे, फिलहाल कोई और नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, एक्सप्रेस प्रोविजन। देखो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस डेफिनेटली ये वो यूनिट्स हैं जो कि एक्चुअल में बाहर की हैं और इंडिया में उन्होंने एम्बेसीज के लिए लोगों को भेजा हुआ है। तो लॉ कहता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी उन कंट्रीज के साथ कोई स्पेशल ट्रीटी चल रही है, तो हो सकता है कि प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट जो है उस ट्रीटी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। तो कभी अगर ऐसा होगा ना तो ट्रीटी प्रिवेल करेगी, ध्यान रखना, इस एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल नहीं करेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। वेयर एक्सप्रेस प्रोविजन इन अ ट्रीटी या अदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा टू विच द प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्टी, अगर वो इनकंसिस्टेंट पाया गया विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, देन ट्रीटी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रिवेल करेगा, ना कि ये चैप्टर प्रिवेल करेगा। क्लियर है? यस सर। तो अगर अब आप देखो जरा मैंने आपको क्या क्या करा दिया। 54 सबसेक्शन 1, 54 सबसेक्शन 2, 54 सबसेक्शन 4, 54 सबसेक्शन 5, 54 सबसेक्शन 6, 54 सबसेक्शन 7, 54 सबसेक्शन 8, 54 सबसेक्शन 13, 54 सबसेक्शन 14, ये मैंने आपको सारा करा दिया। कैसे? 1000 रुपए से, देखो कितना आसान है रिवाइज करना। नॉर्मल लोग अप्लाई करेंगे GST RFD 01 के अंदर विद इन 2 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, खत्म। ठीक है। अगर वो ई कैश लेजर की बात कर रहे हैं तो दैट हैज टू बी क्लेम विद इन द रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 39। क्लियर है? और मैंने कहा था कि कैश लेजर के केसेस में आपको एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, खाली कॉमन पोर्टल पे आपने जब GST जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके साथ ही आपने अप्लाई कर देना है, और आपको वहीं पर कॉमन पोर्टल में क्या GST RFD 02 एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी। और इस केस के अंदर क्या PO विद इन 15 दिन वेरीफाई करेगा आपकी करेक्टनेस कंप्लीटनेस को, सब कुछ ठीक पाया गया तो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, अदरवाइज डेफिशिएंसी आपको बताई जाएगी थ्रू GST RFD 03 के अंदर, और फिर उसको आपको रिफ्रेश करके दोबारा से फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी है, खत्म। फिर हमने 54(2) के अंदर पढ़ लिया किन लोगों के लिए, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्सुलेट्स वगैरह के लिए, या एनी अदर पर्सन हु इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 55, इनको अप्लाई करना होता है GST RFD कम ऑन 10 के अंदर अलॉन्ग विद GST R11, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज आपको साथ में लगानी पड़ती है। ठीक है। 54(3) नहीं कराया मैंने, वो है ITC का रिफंड, जो मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में पूरा कराऊंगा। 54(4) में हम लोगों ने पढ़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस लगाने पड़ेंगे, 5 के अंदर ऑर्डर आएगा, 6 के अंदर प्रोविजनल, 7 के अंदर टाइम लिमिट ऑफ पासिंग दी ऑर्डर, डॉक्ट्राइन नहीं लगेगा, NRTPs और CTPs को नहीं मिलेगा अगर उन्होंने अपनी सभी रिटर्न्स को नहीं भरा होगा, एंड 54(14) 1000 तक का आपको ध्यान रखना है लिमिट। अगर मिनिमम जो रिफंड है वो 1000, अगर इससे नीचे हुआ तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। क्या यहाँ तक हमें समझ आ गया? यस सर। अब हमारा एक तो रह गया बेटा, कौन सा सर? एक हमारा मेन रह गया सर ITC का रह गया। वेरी गुड। अब मैं कुछ नोटिफिकेशंस आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम आज की क्लास को करेंगे वाइंड अप। नोटिफिकेशंस बड़े ध्यान से सुनने हैं क्योंकि ये केस स्टडी बनकर पेपर में आ जाते हैं बेटा।
देखो ये वाला अभी हम नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि ये आईटीसी के रिफंड के साथ पढ़ना है। ये भी आप अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये भी हमें आईटीसी के साथ पढ़ना है। अच्छा, ये भी आईटीसी के साथ पढ़ना है, तो ये सारे नोटिफिकेशन आईटीसी वाले ही हैं। ये भी आईटीसी के साथ पढ़ना है, तो इसका मतलब अभी फिलहाल आप कोई भी सर्कुलर नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप सर्कुलर आज छोड़ दीजिए क्योंकि ये सारे आईटीसी वाले सर्कुलर्स हैं। जब मैं आपको कराऊंगा 54 सबसेक्शन 3, तब हम इन सर्कुलर्स को साथ में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, जल्दी बोलो फटाफट से। तो आप देखो रिफंड का चैप्टर ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर एक बात बताओ, इन केस अगर 60 डेज में रिफंड ना आए तो क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, तो वो भी आप लिख ही लीजिए। सेक्शन 56 नोट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड कहता है अगर टैक्स ऑर्डर्ड टू बी रिफंडेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 54 टू एनी एप्लीकेंट इज नॉट रिफंडेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो कि आपने यहां भरी थी, तो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% नॉट एक्सीडिंग 6% एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द नोटिफिकेशन शेल बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच रिफंड। मतलब आपको 6% का साथ में मिलेगा रिफंड। बच्चा कहता है कहां से मिलेगा, लिख लीजिए। फ्रॉम डेट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन टिल डेट ऑफ रिफंड। मतलब जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी थी उसके 60 डेज एक्सपायर होने के अगले दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, टिल जब तक आपको वो रिफंड ग्रांट ना कर दिया जाए। कितना बच्चे? मिनिमम 6% पर एनम के हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा। ये जो प्रोवाइजो है ना, ये जब हम अपील्स का चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ चेक करेंगे, फिलहाल नहीं पढ़ना आपने। ठीक है ना? तो फिलहाल सिर्फ आपको इतना ही समझना है। तो अगर पेपर में आएगा तो फिलहाल आपका आंसर क्या होना चाहिए? 6%। वेरी गुड। अब इसमें कुछ सेक्शन और भी दिए हुए हैं, 54(7), 54(8). ये क्या है? कंज्यूमर वेलफेयर फंड का जिक्र हुआ था। बच्चा कहता है सर कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या होता है? तो देखिए मैंने पहले ही बोला, इट इज़ अ फंड विच इज़ क्रिएटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स। ये तो नाम से ही क्लियर है, लेकिन सवाल ये है कि इसके अंदर पैसा आता कहाँ से है? तो देखो क्या लिखता है, द गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट अ फंड कॉल्ड एज कंज्यूमर वेलफेयर फंड एंड देयर शेल बी क्रेडिटेड अमाउंट रेफर टू इन सबसेक्शन 5। मतलब जब डॉक्ट्राइन लगेगा तो वो इसके अंदर आएगा। यस, एनी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड टू द फंड। मतलब अगर वो पैसा जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में आया, कल को अगर वो इन्वेस्ट हो जाएगा तो वहां से जो इंटरेस्ट इनकम आएगी वो भी इस फंड में क्रेडिट हो जाएगी। या एनी अदर मनी विच इज रिसीव्ड बाय इट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड इस तरह से बनाया जाता है। अब पर्पस क्या है इसका? सेक्शन 58 बता रहा है। वो कहता है यूटिलाइजेशन ऑफ वेलफेयर कंज्यूमर फंड। सर ये पैसा हमेशा यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स। और याद रखना इसका सीएजी ऑडिट भी होता है ताकि हम चेक करते रहें कहीं इसका मिस यूटिलाइजेशन ना हो रहा हो। बोलो बेटा, सबको क्लियर हो गया? तो लीजिए हमारा रिफंड का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, और इसमें जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है वो हम लोग परसों पूरी क्लास लगेगी उसके अंदर हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, चलिए जाते जाते कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, सबने आंसर देना है बेटा। लिखो पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी डेज रिफंड ऑर्डर शैल बी पास्ड। कितने दिनों में रिफंड ऑर्डर पास होना चाहिए? दूसरा, इन व्हाट केसेस documentary evidences not required। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, कौन से केसेस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की जरूरत नहीं होती? अंडर व्हाट कंडीशंस
अंडर व्हाट कंडीशंस specialized agencies eligible for refund. ठीक है जी. एंड आखिरी क्वेश्चन, मिनिमम रिफंड कितना होता है? मिनिमम अमाउंट फॉर क्लेमिंग रिफंड कितना होगा? सो दीज आर द 4 क्वेश्चन. क्या होता है ना कि जब हम सेम डे पढ़ते हैं ना, तो कई बार बच्चे को लगता है अबे यार ये तो बड़े इजी क्वेश्चन है. ये इजी हो गए क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया. नहीं पढ़ा होता तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होना था. ठीक है ना. हाँ, तो इजी हो गए, और अगर आप आंसर दे दोगे तो ये और इजी हमेशा के लिए हो जाएंगे. सिर्फ आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए इजी हो जाएंगे. क्लियर है? तो आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दीज क्वेश्चन. आई नो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. और परसों मिलेंगे हम लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे. ठीक है ना. और वो क्लास होगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास. क्लियर है? और आज की क्लास से क्योंकि बेसिक था तो ये बहुत जरूरी थी, इसीलिए अगली क्लास हमें समझ आ पाएगी. ठीक है. चलो, थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.